पर 12 साल की उम्र में आप सब क्या करते हैं? गेम्स खेलते होंगे या स्कूल जाते होंगे, लेकिन उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम का आविष्कार किया अपने खुद के कोडिंग ज्ञान से। कौन है ये? वो इस क्षेत्र में कैसे आया? कैसे सबको पछाड़कर नंबर 1 पोजीशन पर आया? सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बना? इसने कौन कौन से बिजनेस शुरू किए, सफल हुआ या असफल? उतार चढ़ाव क्या थे? कहाँ निवेश किया? इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। टॉपिक में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को देखने से ना चूकें। अब देर किस बात की, चलिए विषय पर रखते हैं। साल 1971 में साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनकी मम्मी एक मॉडर्न कम डाइटिशियन है। वो सबसे बहुत खास है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। कहा जाता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो एक अजीब ट्रांस स्टेज में चला जाता था। उस समय उसे आसपास क्या हो रहा है वो भी समझ नहीं आता था। उनके माता पिता और डॉक्टरों को पहले लगा था कि उसे सुनने में कोई दिक्कत है, लेकिन बाद में जो बात समझ आई वो ये थी कि उसी की वजह से उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब वो 8 से 10 साल का था तब वो ज़्यादातर साइंस फिक्शन किताबें पढ़ता रहता था। वो आसपास के किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं करता था, इसीलिए उसके दोस्त और पड़ोसी सभी उसे अपमानित करते थे और चिढ़ाते रहते थे। उस दिन उन्हें पता नहीं था ना कि यह इस दुनिया को कैसे बदलने वाला है। इस दुनिया का 10वां सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा, स्पेस एक्स बनाएगा, रोबोट्स बनाएगा, हाइपरलूप जैसी अत्याधुनिक तकनीक का आविष्कार करेगा। इनमें से कुछ भी उन्हें तब पता नहीं था ना। एलोन मस्क जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, लेकिन एलोन मस्क ने बाद में अपने पिता के साथ रहना पसंद किया। उसके बाद एक शॉपिंग मॉल में कंप्यूटर देखकर उन्होंने मुझे वो चाहिए कहकर जिद की और अपने पिता से उसे खरीदवाया और तभी से कोडिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसी लगन के साथ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे एक मैगजीन को बेच दिया, वो भी $400 में बेच दिया। तो वही उसका पहला टेक बिजनेस मूव था। वह 10वीं कक्षा खत्म होते होते ही उसके माता पिता को यह बात समझ आ गई थी कि इसे असीम ज्ञान है और यह कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसा विश्वास उसके माता पिता को पूरी तरह से हो गया था। उसी उम्र में एलन में कुछ भी हासिल करने की इतनी लगन थी। उसी विचार से उसे यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर करने का, लेकिन उस समय दक्षिण अफ्रीका में टेक्नोलॉजी का निर्यात करने के अवसर बहुत कम थे, इसीलिए वह साउथ अफ्रीका से कनाडा चला गया। असल में उनकी मम्मी एक कैनेडियन है, उनकी मम्मी के पास कैनेडियन नागरिकता है, तो उस वीज़ा का इस्तेमाल करके उसे ट्रांसफ़र करवाकर उसके जरिए ये कनाडा चला गया। वहाँ बाद में छोटे मोटे काम करता रहता था। वहाँ से कनाडा से यूएस आसानी से जा सकता है, ऐसा उसने पहले ही प्लान कर लिया था, क्योंकि यूएस में जो आज़ादी है या टेक्नोलॉजी है या आविष्कार है वे और किसी देश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ अच्छा सपोर्ट मिलता है, लोगों से और सरकार से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए मस्क ने उसी उम्र में यूएसए को चुना। कनाडा जाने के बाद वह वहाँ अपनी कॉलोनी के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करता रहता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद उसकी मम्मी और उसका भाई दोनों भी फिर से कनाडा चले गए। उसकी मम्मी और भाई के आते ही उसने जैसे तैसे क्वींस यूनिवर्सिटी में कॉलेज सीट हासिल कर ली। उसके बाद जैसे तैसे 2 साल में वो क्वींस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र हो गया। वहीं पर उसने यूएसए में अपना पहला कदम रखा। वहाँ अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वो फिर कैलिफोर्निया चला गया, वहाँ पीएचडी पूरी करने के लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शामिल होकर उसने पीएचडी भी पूरी की। पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करने के बारे में चर्चा की। तो उसी सोच के साथ उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की। एलोन मस्क तो दिन रात कड़ी मेहनत करके कोडिंग करते रहते थे। उनका भाई तो हर स्टोर पर जाकर उस स्टोर को ऑनलाइन लाने के लिए उनकी अनुमति लेता था। इस Zip2 का फायदा यह था कि इस Zip2 सॉफ्टवेयर के जरिए कुछ समय सभी दैनिक समाचार पत्र ऑनलाइन लाए जाते थे। उन्हें हर कोई ऑनलाइन पढ़ता था, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन अखबार यहीं से शुरू हुआ। ग्राहक ऑफलाइन में कहीं और ना भटक कर ऑनलाइन ही देखकर सभी लोकेशन कंफर्म करके सीधे आकर शॉपिंग कर सकते हैं। ग्राहक जब स्टोर सर्च करते थे तो उसके ठीक बगल में यहाँ गूगल मैप्स की तरह मैप भी आता था। उस समय उसमें छोटा मैप भी होता था, यह लगभग आज के गूगल मैप के बराबर था। इस तरह 1 साल के भीतर ही Zip2 ने एक मानक स्थापित किया और यह सफल भी रहा। कई निवेशक भी आगे आए, जिसके साथ ही उसी Zip2 कंपनी में
सॉफ्टवेयर भी विकसित करना शुरू कर दिया। उसके बाद कंपैक नाम की कंपनी ने इस जिप2 कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। इसके परिणाम स्वरूप एलन मस्क को $22 मिलियन की राशि मिली। उसके बाद एलन मस्क ने तुरंत X.com नामक एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। X.com का मतलब वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। X.com उस समय का पहला ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम था। जैसे अब हम ऑनलाइन अकाउंट्स खोलते हैं, पैसे निकालते हैं या भेजते हैं, तब आया था वो पहला ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। उसे शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसने X.com को पेपाल के साथ भी टाई अप किया। उस विलय के बाद भी उस कंपनी का नाम X.com ही था। इस तरह पेपाल के साथ टाई अप होने के बाद ही पहली बार इलॉन मस्क सीईओ बने। सीईओ होने के अलावा उस कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक भी वही थे। उसी समय इलॉन मस्क की शादी जस्टिन से भी हुई और वो आगे ऑस्ट्रेलिया भी चले गए। उसी समय X.com मैनेजमेंट टीम में आपस में झगड़े शुरू हो गए। एलन मस्क, उनकी टीम और पेपाल की टीम के बीच कंपनी के नाम को लेकर झगड़े शुरू हो गए। इसके चलते एलन मस्क के ट्रिप पर रहते हुए ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर एलन मस्क को सीईओ पद से हटा दिया। फिर से X.com पेपाल बना, पीटर थियल सीईओ बने। उसके बाद ईबे कंपनी ने पेपाल को $1.5 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। उसमें से शेयर वैल्यू के तौर पर एलन मस्क को $180 मिलियन की राशि मिली। इस तरह उनके द्वारा शुरू किए गए दोनों बिजनेस भी सफल होने के बाद सिलिकॉन वैली में सबसे सफल बिजनेसमैन की सूची में एलन मस्क भी शामिल हो गए। अब उनके बचपन के सपनों को सच करने का समय आ गया था। वो भी अब एक मल्टी बिलियनर बनने आए। बचपन में एलन मस्क ज़्यादातर छोटे छोटे रॉकेट बनाते थे, उन्हें लॉन्च करते थे और उससे खुश हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। जैव विविधता और मानव अस्तित्व से जुड़े नए नए आविष्कारों में एलन मस्क को बचपन से ही बहुत रुचि थी। जैसे ही मस्क के हाथ में $180 मिलियन आए तो उसने अपने सपनों को साकार करने का प्रयास शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मंगल ग्रह को चुनकर उसे एक्सप्लोर करने का लक्ष्य रखा। इसी के तहत उसने तभी से उन्होंने रॉकेट साइंस जानने वाले लोगों से ज़्यादा मिलना, रॉकेट साइंस से संबंधित किताबें पढ़ना, उस तकनीक के बारे में सीखना और रॉकेट साइंस में विशेषज्ञ बनना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने लाइफ ऑफ मार्स नाम का फाउंडेशन शुरू किया। उसके जरिए उसने मार्स ओएसिस नाम का प्रोजेक्ट भी शुरू किया। मंगल ग्रह पर एक पौधा लगाकर उस ग्रह को एक्सप्लोर करके और हर किसी को यह साबित करना कि वहाँ जीवन भी संभव है, यही उस प्रोजेक्ट का मुख्य विजन है। उसी के तहत उसने सबसे पहले वहाँ एक प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउस का निर्माण शुरू किया। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो मंगल ग्रह की खोज करने का हर किसी का सपना पूरा हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत वह रूसियों के साथ रॉकेट डील करने के लिए कुछ अंतरिक्ष विशेषज्ञों को अपने साथ लेकर डील पर बात करने रूस गए। उनके साथ कई बार जानकारी देकर चर्चाएं की गई, लेकिन वे सभी चर्चाएं विफल हो गई, क्योंकि एक रॉकेट की लागत जो एक बैलिस्टिक मिसाइल की लागत के बराबर है $21 मिलियन से ज्यादा थी। इसलिए एलन मस्क ने कहा कि सिर्फ एक बार इतना खर्च करना बर्बादी है, और वह पीछे हट गया। उस फ्लाइट में वापस आते समय उसे एक विचार आया कि इन रॉकेटों को हम खुद क्यों ना बनाएं। तो उसने अपनी टीम के सभी सदस्यों को बुलाकर रॉकेट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल का खर्च कितना होगा यह पता लगाने का आदेश दिया। उन सब ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और डिज़ाइन कॉस्ट सहित सब कुछ कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि रूस में उन्होंने जो सामान्य दर बताई थी उसकी तुलना में सिर्फ 10 से 15% खर्च में ये चीज़ बनाई जा सकती है। पहले एलन मस्क को देखकर सब हंसे। रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करना नासा, यूरोपीय और रूस जैसी बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं का काम है। एक निजी कंपनी ऐसे प्रयोग करेगी, यह सोचकर उसके करीबी और सभी अखबार उसे देखकर हंसते हुए बयान दे रहे थे। एलोन मस्क ने उन सब की परवाह नहीं की, वह बहादुरी से आगे बढ़ गए। तभी एलोन मस्क और उनकी टीम को यह बात समझ में आई कि इतने सालों से कोई भी निजी संस्था या निजी व्यक्ति अंतरिक्ष प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका कारण लॉन्चिंग रॉकेट का किफायती दाम पर उपलब्ध ना होना था। तो इसी वजह से उन्होंने 2002 में 75,000 वर्ग फुट का एक गोदाम खरीदा और उसे एक आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट फैक्ट्री में बदल दिया। उसी के लिए दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट वैज्ञानिकों को चुना और नियुक्त किया। वहाँ उन सभी का लक्ष्य एक ही था, बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत कम कीमत पर बनाकर हर किसी के लिए उपलब्ध कराना। आखिरकार एलन मस्क और उनकी टीम ने अपनी सभी नवीन रणनीतियों का उपयोग करके एक रॉकेट बनाया और उस रॉकेट को फाल्कन 1 नाम भी दिया।
रॉकेट लॉन्च हुआ। रॉकेट लॉन्च होने के ठीक 25 सेकंड बाद ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। असफल होने के बावजूद भी हार न मानते हुए एलन मस्क ने ठीक 1 साल बाद एक और रॉकेट बनाकर फाल्कन 1 के दूसरे लॉन्च की तैयारी की। फाल्कन 1 का दूसरा लॉन्च भी शुरू हुआ। यह रॉकेट भी फिर से सेकंड स्टेज सेपरेशन में विफल होकर उड़ते हुए ही घूमकर वापस आ गया और फट गया। इस बार भी एलन मस्क और उनकी टीम खूब हंसे, लेकिन उन्होंने हिम्मत से एक बात कही, हम फेल हो गए लेकिन हम जीत के बहुत करीब हैं, ऐसा बयान दिया। फिर ठीक 1 साल बाद फाल्कन 1 का तीसरा लॉन्च शुरू हुआ। वो भी इस बार फिर से फेल हो गया। इस बार एलन मस्क और उनकी टीम पूरी तरह से निराश हो गई, क्योंकि अभी तक एलन मस्क को $90 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरी ओर उसने जिस टेस्ला कंपनी में निवेश किया था उसने भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। असल में 2004 में ही एलन मस्क ने टेस्ला में भी निवेश किया था। उस कंपनी टेस्ला में उस समय सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग एलन मस्क की ही थी, लेकिन उस कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उस समय चार्जिंग वाहन यानी ईवी के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन एलन मस्क को विश्वास था कि भविष्य में कभी ना कभी ये सफल होगा, लेकिन अभी तक उसकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा 2006 में एलन मस्क ने अपने भाई और चचेरे भाई के साथ मिलकर सोलर सिटी नाम का एक ग्रीन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। उसके लिए भी फंडिंग आनी थी। इस तरह 3 मिसाइलों के लॉन्च विफल होने से उसके लिए आने वाली फंडिंग भी खत्म हो गई। फिर भी हार माने बिना उसने अपनी सारी कारें और छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेचकर चौथे लॉन्च के लिए फाल्कन 1 को तैयार किया। इस तरह स्पेसएक्स की स्थिति इतनी गंभीर होने के बावजूद भी एलन मस्क पीछे नहीं हटे और एक और प्रयोग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फाल्कन 1 का चौथा दौर शुरू किया। इस बार रॉकेट का पहला अलगाव सफल रहा, दूसरा चरण सफल रहा और तीसरा चरण भी सफल रहा। लेकिन केविन से कोई जश्न दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि डर के मारे जब सब संदेह में थे तभी अचानक कंट्रोल रूम से जयकारी सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर मिशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आया। एलन मस्क तुरंत आकर देखकर दौड़ते हुए जाते रॉकेट को टकटकी लगाकर देखते रह गए। एलन मस्क और उनकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ही पल में उनकी जिंदगी बदल गई। उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस तरह सफल होने के साथ इस नई उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली निजी कंपनी के रूप में रिकॉर्ड में है। इस सफलता के कुछ हफ्तों बाद नासा के निदेशक ने इलोन मस्क को फोन किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों तक सामान पहुंचाने के लिए उनके साथ $1.6 बिलियन का अनुबंध किया। नासा के साथ डील करने वाली पहली अमेरिकी आधारित निजी कंपनी के रूप में स्पेसएक्स ने उस समय एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस एक डील से जिन लोगों ने उसे देखकर हंसा था और जिन मीडिया ने उसके बारे में बयान दिए थे, उन सब का मुंह बंद हो गया। टेस्ला को भी निवेशक मिलने लगे। उसके बाद एलन मस्क टेस्ला के भी सीईओ बन गए। एलन मस्क सीईओ बनने के बाद नए कर्मचारी को हायर करके पहली रोडस्टर लॉन्च की। मैं सफल तो हुई, लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या भी है। वह यह है कि रोडस्टार एक बहुत महंगी 2 सीटों वाली स्पोर्ट्स कार है, यानी बहुत कम लोग उसे खरीदते हैं। यह मास मार्केट तक पहुंचने वाला नहीं था, तब इसे कोई खरीद नहीं सकता था। लंबे समय में कंपनी को जीवित रहने के लिए एलन मस्क ने मास मार्केट के लिए भी उत्पादन करने का फैसला किया। उसके बाद 2012 में उन्होंने मास मार्केट के लिए मॉडल एस नाम की एक कार लॉन्च की। यह एक प्रीमियम कार है। यह 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को सिर्फ 4.2 सेकंड में हासिल कर सकती है। सिंगल चार्ज पर यह 500 किलोमीटर तक चल सकती है। ये सिर्फ एक सुपर कार ही नहीं है, इसमें सभी पर्सनल कंप्यूटर के फीचर्स और ऑटोमेटिक अपडेट्स भी हैं। इसी वजह से ये अब तक की कारों में बेस्ट कार बन गई और इतनी सफल होने के कारण मोटर ट्रेंड की तरफ से उस कार मॉडल को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। उस कार को यूएसए नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन से 5 में से 5.4 रेटिंग मिली। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि उस कार ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। यह ऑटोमोबाइल के इतिहास में किसी भी कार को मिली एक उपलब्धि है। उसके कुछ ही दिनों बाद एलन मस्क ने पूरे यूएसए में मुफ्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके टेस्ला कार रखने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त में चार्जिंग की सुविधा भी प्रदान की। इसके साथ ही उस मॉडल कंपनी की बिक्री तेजी से बढ़ गई, जिसके कारण टेस्ला कार कंपनी के शेयर का मूल्य रॉकेट की तरह आसमान छूने लगा। उसके बाद 2013 में हाइपर लूप नामक कंसेप्ट को भी सामने लाया। इसे एक ओपन सोर्स कंसेप्ट के रूप में घोषित किया। यह एक ओपन सोर्स कंसेप्ट होने के कारण कई निजी कंपनियां अब इस पर काम कर रही हैं। इसी तरह 2015 में फिर से स्पेसएक्स से
एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च किए, वह भी सफल रहा, जिससे हर लॉन्च के लिए नए रॉकेट बनाने का विकल्प खत्म हो गया। आप पहले इस्तेमाल किए गए रॉकेट को ही फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रॉकेट गंतव्य तक पहुंचकर सामान डिलीवर करके वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल का खर्च भी बहुत कम हो गया। इसी तरह एलन मस्क ने 2015 में स्पेसएक्स के लिए स्टारलिंक नामक इंटरनेट कंसेप्ट भी पेश किया। इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष में कुछ हजार सैटेलाइट्स तैनात किए, जिससे दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट को बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद 2015 में ओपन एआई नामक रिसर्च कंपनी में सह संस्थापक के रूप में शामिल हो गए। कुछ आंतरिक मामलों के चलते 2018 में उन्होंने उस ओपन एआई से भी इस्तीफा देकर बाहर आ गए। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक नामक एक कंपनी की स्थापना की, जो मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली चिप्स बनाती है। न्यूरालिंक में अभी भी परीक्षण चल रहे हैं। उसके बाद 2016 में उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ शुरू की गई सोलर सिटी को भी अधिग्रहित कर लिया और टेस्ला के साथ टेस्ला एनर्जी में उसका विलय कर दिया। और उसके बाद द बोरिंग कंपनी ने ही भूमिगत सुरंग से संबंधित एक कंपनी भी शुरू की। अंडरग्राउंड टनल के जरिए यात्रा को तेज करना ही इसका मकसद है। 2026 में लास वेगास में इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट भी पूरा किया गया और दुबई न्यू ऑरेलियंस के प्रोजेक्ट्स अभी भी लंबित है। हालांकि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए। इसके बाद 2022 में ट्विटर को खरीदकर उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। उसके बाद उसी भावना के साथ 2023 में स्पेसशिप नामक स्पेस ट्रैवल फ्लाइट की भी घोषणा की गई। वह भी सफल रही, कामयाब हुई। उसके जरिए इस पृथ्वी से मंगल ग्रह तक यात्रा करके मंगल ग्रह का अन्वेषण किया जा सकता है। मई 2026 में हम वर्जन 3 भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक ये चलन में नहीं आया है, जल्द ही यह प्रचलन में भी आ जाएगा। फिर 2023 में उन्होंने XAI नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टार्टअप कंपनी को संस्थापक सह CEO के रूप में शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ट्विटर को भी XAI के साथ मर्ज कर दिया। 2025 में ट्रंप ने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में सीनियर एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया। उसमें उन्होंने 6 महीने तक सेवा भी की। उसके बाद 2026 में XAI को सह संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि SpaceX के साथ पूरी तरह से जुड़कर विलय कर दिया। इससे SpaceX का संयुक्त मूल्य $1.25 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। एलन मस्क अपनी अनोखी सोच और प्रयास की भावना से मानवता के लिए उपयोगी और प्रकृति को बचाने वाले असंभव समझे जाने वाले कार्यों को संभव करके दिखा रहे हैं। साथ ही वह इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। वह केवल कमाते ही नहीं बल्कि हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर फाउंडेशन को दान करते रहते हैं। तो आखिरकार एलन मस्क के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी यह एनालिसिस जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें, कोई वीडियो मिस ना हो। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।